हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे होमवर्क दिए थे मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मेटालिक सरफेस इज इरेडिएटेड विथ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। वेरिएबल वेवलेंथ मतलब आप सिंगल वेवलेंथ, मतलब जो भी उसमें लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ की है, लेकिन आप उसकी वेवलेंथ को बदल सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ का ही मतलब है। अबाउ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वेवलेंथ अगर होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो यहां पर जो इक्वेशन आती है वो आती है फाई का रिलेशन आता है, जो वर्क फंक्शन है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वर्क फंक्शन का रिलेशन आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो वर्क फंक्शन होता है एच सी बाई लेमडा नॉट। तो एच सी बाई लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड wavelength, where lambda naught is threshold wavelength obviously। तो यहां पर अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो HC, मैंने पिछली क्लास में ये कन्वर्ट करना सिखाया था कि कैसे आप HC बाई लेमडा नॉट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जूल्स। तो फॉर्मूला बनता है 12400 अपॉन लेमडा, बट लेमडा शुड बी इनपुट इन एंगस्ट्रॉम, देन यू विल गेट द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 5000 पुट करेंगे, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये निकल के आ रहा है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हमारा वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को मटेरियल के अंदर से बाहर जंप करने के लिए। नाउ जो ईवी स्टॉप है, इट इज इक्वल टू, उसने दिया है क्वेश्चन में, विथ एन अननोन वेवलेंथ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट। तो कोई दूसरी अननोन वेवलेंथ है जिससे स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो वेवलेंथ 5000 से कम ही होगी, क्योंकि 5000 से ज्यादा वेवलेंथ डालने पे आपको एमिशन नहीं मिल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख पाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको, इसका मतलब आपकी वेवलेंथ जो है वो 5000 से कम होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट दे रखा है, तो ईवी स्टॉप इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, वर्क फंक्शन है 2.48, तो यहां से एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन आ जाएगी 5.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5.48 अगर सिंगल फोटोन की एनर्जी है तो हमें वेवलेंथ निकालनी है उस लाइट की। तो 5.48 को इक्वेट कर सकता हूं 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम से। तो यहां पर से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 12400 अपॉन 5.48 इन एंगस्ट्रॉम। तो ये कैलकुलेट करें अगर, तो अप्रोक्सीमेटली 2262 एंगस्ट्रॉम के अराउंड ये निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इल्यूमिनेटिंग द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल alternately with light of wavelength 0.35 micrometer and 0.54 micrometer, it was found that the corresponding maximum velocity of photoelectrons have the ratio 2। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। तो वो बोल रहा है कि v1 max अपॉन v2 max 2 के बराबर है। अब स्पीड जो होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, तो v जो हो जाएगा वो रूट के प्रोपोर्शनल हुआ एक तरीके से। तो रूट ऑफ k1 max अपॉन k2 max इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर करूंगा तो k1 max अपॉन k2 max इज इक्वल टू 4। तो k1 max की जगह लिखा जा सकता है E1 एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इन फर्स्ट केस, और K2 max हो जाएगा एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इन सेकंड केस माइनस वर्क फंक्शन। अब पहले केस में जो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है, पहले केस में हमको वेवलेंथ दे रखी है 0.35 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। तो आपको 10⁻⁴ से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मतलब 0.35 माइक्रोमीटर इज 3500 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन जो हो जाएगी इट इज 12400 अपॉन 3500। सो ये वैल्यू निकल के आ रही है करीब करीब 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ऑफ फर्स्ट वेव, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ऑफ सेकेंड वेव जो है वो है 12400 अपॉन
0.54 माइक्रोमीटर है, 0.54 माइक्रोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू 5400 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर से कैंसिल करेंगे तो 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। तो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेकेंड लाइट है। तो ये यहां पुट करेंगे तो 3.54 माइनस 5 अपॉन 2.29 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे अगर तो 5 की वैल्यू निकल के आ रही है 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन दे रखी है लाइट की। तो जो लाइट की वेव है उसकी इक्वेशन दी हुई है कुछ कि E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर इंटू मतलब E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर इंटू फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है साइन ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 15t प्लस साइन ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 15t। कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमको बना के दे रखी है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक्चुअली वेव की इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है। अगर आपको वेव से याद हो तो जो t के साथ जो टर्म होता है इट इज ओमेगा एक्चुअली। तो एक्चुअली ये दो साइन फंक्शंस का एडिशन है, मतलब इस लाइट में दो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं, ये 5 इंटू 10 की पावर 15 एंड 8 इंटू 10 की पावर 15। ऑब्वियसली 8 इंटू 10 की पावर 15 बड़ा नंबर है। तो इन दोनों लाइट में से ये वाली लाइट जो है वो ज्यादा एनर्जी का फोटोन ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकती है। जो Kmax होता है वो होता है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस 5। तो अगर दो अलग अलग वेवलेंथ या दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट फॉल हो रही हैं ऑन द मटेरियल, तो उसमें से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकती है। तो इन दोनों में से ये वाली लाइट जो है वो Kmax एमिट करेगी। तो हमें यहाँ Kmax बताना है, तो मतलब nu2 is greater than nu1, so Kmax will be emitted by nu2, मतलब सेकेंड लाइट जो है जिसका फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 की पावर 15 है। लेकिन ये जो होती है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा है 8 इंटू 10 की पावर 15 अगर याद हो आपको, मतलब टी के साथ जो टर्म होता है वो ओमेगा होता है। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 15। तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो एनर्जी ऑफ जो सेकेंड लाइट का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी होगी एच न्यू। एच की जगह लिख सकता हूं 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। न्यू की जगह हाँ तो न्यू की जगह लिखा जा सकता है 8 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 8 इंटू 10 की पावर 15 क्योंकि ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी डालनी होती है हमको, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। और इससे आंसर जूल में आएगा लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो कैलकुलेशन अगर अच्छे से करेंगे तो देखेंगे 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर ये दोनों मिलके 10 की पावर प्लस 34 बन जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6.62 इंटू 8 अपॉन 1.6 इंटू 2 पाई, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। मतलब जो सेकेंड लाइट है ये एक्चुअली दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है। ये जो लाइट फॉल हो रही है उसमें से जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी ऑब्वियसली। तो ये अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो ये निकल के आ रहा है कि एनर्जी ऑफ द लाइट ऑफ सेकेंड लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी 5.27 है। तो Kmax होता है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस 5 दे रखा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे आंसर निकल के आ जाएगा 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मोमेंटम ऑफ 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। तो मोमेंटम और एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप है फोटोन के केस में ये अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा। एनर्जी जो होती है फोटोन की अगर याद हो आपको वो होती है hc बाई लैम्डा एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है h बाई लैम्डा। ध्यान दीजिए दिस इज ओनली ट्रू फॉर फोटॉन्स के लिए ट्रू है केवल ये। तो यहां पर से अगर ध्यान से देखेंगे तो E इज इक्वल टू h बाई लैम्डा की जगह P लिख सकते हैं, तो P इंटू सी, तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू E बाई सी। नाउ एनर्जी दे रखी है यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो दे रखा है 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 12 इंटू 10 की पावर 6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में कन्वर्ट करूं SI यूनिट में अगर मुझे आंसर चाहिए तो इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तो अगर ये कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से तो ये निकल के आ रहा है ये 1 जा 4 जा कटेगा, यह आ जाएगा 6.4, 1.6 इंटू 4 इज 6.4, तो ये गया तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -21, तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -21 इन SI यूनिट्स kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, next question number 7th, monochromatic light of wavelength 3000 angstrom is incident normally on a surface of area 4 centimeter square. If the intensity of light is 15 into 10 की पावर -2 watt per meter square, determine the rate at which photon strikes the surface. तो यहाँ फॉर्मूला यूज होना है n is equal to IA upon h nu. ये फॉर्मूला हमने निकाला था पिछली क्लास में। n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, वही पूछा है यहाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिटरमाइन द रेट एट विच फोटॉन स्ट्राइक द सरफेस, मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड निकालना है हमको। तो n की वैल्यू निकालनी है तो IA अपॉन h न्यू होता है। तो h न्यू की जगह यहाँ मुझे वेवलेंथ दे रखी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिखा जा सकता है। तो IA लैम्डा अपॉन HC, वैल्यूज पुट करेंगे बेटा अच्छे से। तो सबसे पहले I की वैल्यू दी हुई है 15 इंटू 10 की पावर -2 वाट पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट में। ठीक है, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखेंगे 3000 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 3000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -7। तो स्ट्रेट अवे 3000 एंगस्ट्रॉम दिख रहा है तो 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई HC। जहां पर भी HC दिखे आपको, H होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6.62 इंटू 3 करीब करीब 20 के बराबर होता है। तो HC अगर दिखे तो सीधे सीधे 20 इंटू 10 की पावर -26 लिख सकते हैं। 10 की पावर -34 प्लस 8 विल बी 10 की पावर -26। तो ये HC की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो ये सीधे सीधे लिखना आना चाहिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे तो कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, ये 1 जा, ये 4 जा, यानी 5 जा, सॉरी, ये 1 और ये 3, 3 3 जा 9, और ये पावर्स अगर देखेंगे 7 और 4 11, 11 और 2 13, तो 10 की पावर +26 -13, तो 10 की पावर 13। तो जो यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड की वैल्यू आई वो आई 9 इंटू 10 की पावर 13 फोटॉन्स पर सेकेंड आर स्ट्राइकिंग। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रेंज फ्रॉम 0 to 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये जो है 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ के मैक्स, मतलब मैक्सिमम जो फोटॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी 0 से लेकर 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल तक है। इसका मतलब 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल इज द वैल्यू ऑफ के मैक्स। तो ये जूल में दिया हुआ है, तो इसको मैं के मैक्स को जो जूल में दिया हुआ है मुझे, इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। 4 इंटू 10 की पावर -19 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तब ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये निकल के आ रहा है 440/16, तो 4 जा 10 जा ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स इस केस में है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है हमको 3000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट से आप एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिस इज, इसकी वैल्यू आ रही है करीब करीब 12.4/3, तो ये आ रही है करीब 4.4 ये आ गया 4.13 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ तो ये आ गई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन की वैल्यू। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो के मैक्स जो होता है, के मैक्स होता है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 4.13 - 5,
तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी 4.13 माइनस 2.5, तो इट इज़ कमिंग 11 माइनस 5 is 6 and 1.63. तो 1.63 electron volt. This is the value of the work function. Next question number 9th, इसमें पूछा उसने what is the threshold wavelength for material in the above problem. phi एक बार निकला तो phi को आप लिख सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा नॉट, मतलब एच सी बाई लेमडा नॉट, मतलब फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट, और इसको कन्वर्ट करूँ मैं वो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा इफ लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉम, तो 1.63। तो यहाँ पर से अगर देखेंगे तो लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 12400 अपॉन 1.63 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये नंबर ऑब्वियसली देखेंगे तो 6000 से थोड़ा बड़ा होगा ये, क्योंकि 12400 अपॉन 2 होता तो 6200 होता, लेकिन 2 से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर करीब करीब निकल के आता है 7607 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 8th और 9th हुए। क्वेश्चन नंबर 10, the adjacent figure is the plot of stopping potential versus frequency of light used in an experiment for photoelectric effect। तो find, अब ये जो ग्राफ है ये हमने देखा है, तो यहाँ y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस में है फ्रीक्वेंसी इन 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है कि ये 1 पे ये है और ये जो जा रहा है 1.66 और तब ये 5। तो अगर आप देखें ध्यान से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये वाई एक्सिस में वोल्ट्स में वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी पे एमिशन नहीं हो रहा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो जाएगा 1 × 10⁻14 हर्ट्ज। पहले पार्ट का आंसर। दूसरा वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन अगर निकालना है आपको तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो इक्वेशन आती है वो आती है ई वी स्टॉप इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, इस तरीके से इक्वेशन आती है। तो यहाँ करेंगे तो एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई, तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है अगर ये आप निकाल लें तो उससे आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो एंगल है थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर v1 है फॉर एग्जांपल, तो v1 अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू, मतलब tan थीटा v1 अपॉन दिस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस शुड बी इक्वल टू 1.66 अपॉन 4, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 0.415। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन, सॉरी, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ एच अपॉन ई, तो एच अपॉन ई का रेशियो यहाँ से दिख रहा है, तो tan थीटा, इसका tan थीटा विल बी एच अपॉन ई विच इज 1.66 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻14, 4 इंटू 10⁻14। तो फिर इस तरीके से ये आपको एच अपॉन ई की वैल्यू मिल जाएगी एक तरीके से, जो हमारा स्लोप है इस ग्राफ का। ठीक है, हाँ आगे बढ़ें तो आगे क्वेश्चन कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चन है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन, तो के मैक्स किस पे डिपेंड नहीं करता है ये पूछ रहा है वो। तो पहले तो के मैक्स की जो वैल्यू निकल के आती है अगर याद हो आपको, तो के मैक्स निकल के आता है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन माइनस 5। तो के मैक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो जो फोटॉन्स जो फॉल हो रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है सिंगल फोटोन की, और वर्क फंक्शन कितना है। नाउ एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कैन आइदर बी रिटर्न इक्वल टू एच लेमडा, एच न्यू, और कैन बी रिटर्न इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो
पहला स्टेटमेंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो पहला वाला गलत है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है क्योंकि एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन डिपेंड करेगी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। थिकनेस ऑफ दी सरफेस लेयर, हाँ उस पर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस लेयर की थिकनेस कितनी है, क्योंकि जितना भी थिक हो, कम या ज़्यादा, जो लाइट फॉल होगी वो तो सरफेस पे ही फॉल होगी। तो जो के मैक्स निकलते हैं वो जो बिल्कुल सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं वो जो एमिट होते हैं उन्हीं में के मैक्स होती है। थोड़ा अंदर जाके अगर फोटोन टकराता है तो अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आता है तो फिर वो रास्ते में कोलिजन वगैरह करता है, उस वजह से टक्कर वगैरह होने से थोड़ी काइनेटिक एनर्जी कम होती है बाहर निकलने में। तो अब थिकनेस इतनी हो या इतनी हो या इतनी हो, उससे के मैक्स को फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉम्बे वाला स्टेटमेंट थिकनेस ऑफ द सरफेस लेयर पे डिपेंड नहीं करता, तो बॉम्बे वाला सही है। कैलकाटा, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द सरफेस, नहीं ये गलत है, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है क्योंकि मटेरियल किस मतलब क्या मटेरियल है उस पर वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा, तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंस होती है। अगला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंस नहीं होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट करेक्ट है। मतलब ये लाइट आप 2 बल्ब से आ रहे हो, 4 बल्ब से आ रहे हो या 100 बल्ब से आ रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होने से एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होने से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से नंबर ऑफ फोटॉन्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन जो के मैक्स होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमने ग्राफ्स में भी सीखा था जब ग्राफ्स पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो इसलिए सही आंसर होगा इसका बॉम्बे और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल प्लेट एंड द कलेक्टर with the collector at positive terminal the photoelectric current, तो कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल पे है हमारा, ये एमीटर है, यहाँ बैटरी है और कलेक्टर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, मतलब लाइट यहाँ फॉल हो रही है। तो ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे है और तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्टर से एमीटर की तरफ होगी, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर राइट साइड को धक्का लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको एनर्जी दे रही है, मतलब कलेक्टर की तरफ खींच रही है। तो ये जो है अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो उससे ये जो करंट होगा वो बढ़ता है, मतलब ये जो ग्राफ आता है आई वर्सेस वी का, अगर याद हो आपको, तो ये ऐसे करके आता है। तो मैं अगर पॉजिटिव रखूंगा तो पहले करंट बढ़ता है वोल्टेज के साथ, लेकिन कुछ वैल्यूज के बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है, करंट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम वैल्यू। तो सही आंसर होगा फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, तो दिल्ली वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ मेटल प्लेट एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, at negative terminal of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from phi1 to phi2, phi2 greater than phi1, ठीक है। if the saturation current before and after the changes are I1 and I2 respectively, all other conditions remain unchanged। हाँ, यहाँ पर से एक important, इस क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा एक ये बात देखेंगे कि जब ये ग्राफ हम पढ़ रहे थे I वर्सेस V का, तो मैंने इसमें एक बात बताई थी कि अगर फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्वियसली जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन मैंने साथ में बोला था कि ये जो सैचुरेशन करंट है करीब करीब कांस्टेंट रहता है, करीब करीब क्यों बोला था, ज़रा इस बात को समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, और दोनों केस में इंटेंसिटी बराबर है, इंटेंसिटी सेम है दोनों केसेस में, तो अब होता क्या है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड होता है IA अपॉन H न्यू। नाउ अब न्यू हम बढ़ा रहे हैं, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, तो न्यू2 अगर ग्रेटर देन न्यू1 है, न्यू2 अगर ग्रेटर देन न्यू1 है तो I सेम है, A सेम है, H सेम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन सेकेंड विल बी लेस देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन फर्स्ट। मतलब जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है अगर उसकी इंटेंसिटी और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बराबर है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट में कम फोटॉन्स होंगे,
पर सेकेंड कम फोटॉन्स फॉल हो होंगे। अगर पर सेकेंड कम फोटॉन्स फॉल होंगे तो पर सेकेंड कम इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे कंपैरेटिवली। तो उसकी वजह से जो एनपी जो होता है वो होता है ईटा इंटू एन ई, वेर ईटा इज एमिशन एफिशिएंसी, सॉरी एन ई होता है ईटा इंटू एन पी, number of electrons emitted will be eta into emission efficiency into number of photons. Now assuming that this remains constant, ये न्यू करीब करीब कांस्टेंट, सॉरी ईटा करीब करीब कांस्टेंट रहता है अगर, तो उस केस में अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे घटेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, तो उस वजह से करंट थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब ये न्यू2 के लिए जो सैचुरेशन करंट है थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो इसलिए क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उससे ईटा भी बढ़ता है और नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होते हैं। हमने देखा कि इंटेंसिटी सेम रखने पे, अगर इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कम होते हैं, ये समझ में आता है इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन ईटा बढ़ता भी है। क्यों बढ़ता है ईटा, जरा इस बात को समझेंगे कि वर्क फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटोन फॉल हो रहा है, जो सिंगल फोटोन जो लाइट फॉल हो रही है उसके फोटोन की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे फोटोन की एनर्जी है, दूसरी लाइट की फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले और 5 इलेक्ट्रॉन वाले में से कौन ज्यादा फोटॉन्स, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकता है, मतलब किस दोनों अगर बराबर नंबर में भी फॉल हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ज्यादा चांसेस कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलने के हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वाले फोटोन जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों, जरा सोचेंगे थोड़ा इस बारे में कि भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो जा ही रही है वर्क फंक्शन में, अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप डाल रहे हैं तो वो ज्यादा लूज कर सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप डाल रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा वो लूज करके भी बाहर निकल सकता है। तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एमिशन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन एनपी कम हो जाता है। तो ईटा एक टर्म बढ़ रहा है एक टर्म घट रहा है, तो एनी करीब करीब कांस्टेंट रहता है, एनी अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए मैंने बोला कि ये करीब करीब सेम, मतलब करीब करीब बराबर रहते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चंस में ये दिया नहीं होता कि एमिशन एफिशिएंसी बढ़ रही है घट रही है या सेम है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम एज्यूम करेंगे कि एमिशन एफिशिएंसी नहीं चेंज कर रही है, ये नॉर्मल एजम्पशन होता है यहाँ पर। वरना वो क्वेश्चन में देता है वैसे ऐसे सवालों में कभी भी अगर उसको एमिशन एफिशिएंसी के बारे में कुछ बात करनी है तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अ मेटल प्लेट एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल is charged with is changed such that work function changes from phi1 to phi2. Phi2 is greater than phi1. If the saturation current before and after changes are I1 and I2, all conditions remain unchanged. ऑल कंडीशंस रिमेन अनचेंज का मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ। ऑल कंडीशंस में ये हमारा एमिशन एफिशिएंसी भी आता है, मतलब वर्क फंक्शन बढ़ रहा है लेकिन ऑल अदर कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज, मतलब एमिशन एफिशिएंसी अनचेंज रह रही है। तो अगर एमिशन एफिशिएंसी अनचेंज रह रही है तो वो पूछ रहा है हमसे एच न्यू इज ग्रेटर देन phi2, मतलब phi1 से phi2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली phi1 से भी बड़ा होगा क्योंकि phi2 इज ग्रेटर देन phi1। तो पूछ रहा है वी कैन से दैट, तो करंट बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। तो अगर वर्क फंक्शन बदलेगा लेकिन जो लाइट है वो सेम है, क्योंकि अगर आप देखें तो बोल रहा है कि द मेटल सेम लाइट फॉल हो रही है, तो सेम लाइट अगर फॉल हो रही है मतलब इंटेंसिटी सेम है फ्रीक्वेंसी सेम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग सेम होगा। और उसने बोला एमिशन एफिशिएंसी भी सेम रहनी है, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी सेम रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी सेम रहेगा तो I1 विल बी इक्वल टू I2। ठीक है, तो ये हमने इसके इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट कवर किया हमने आज।
मेजॉरिटी सीपीएस के क्वेश्चंस किए हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको रैप अप करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट है ये छोटे से चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, विच इज रेडिएशन प्रेशर एंड मैटर वेव्स। ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। थैंक यू।